ठीक है फिर तो पहले जो किए थे उसमें कोई दिक्कत है? हम्म, नो बोलो। सर। ठीक है, अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन सब कर रहे हो? सर पिछला वाला नहीं हो रहा, वो करंट अभी जो आप दे रहे हो उसमें होगा। पिछला वाला टाइम नहीं मिल रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो उसे भी कंप्लीट करो, क्योंकि अब जो भी चैप्टर्स हैं मतलब वो जल्दी जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो सो समय स्कूल में कम ही मिलेगा। टेस्ट लग रहा है। अच्छा, ठीक है, इधर भी हम लोग का जो है चैप्टर अब जल्दी जल्दी ही खत्म होगा। सब छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, तो हम लोग इमोशनल ईएमएफ पढ़े थे। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ था, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि अगर हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो। हम लोग अभी तक देखे कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से क्या इफेक्ट होता है, उन सब चीज के बारे में उतना चर्चा नहीं किए थे। तभी वही हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे क्या इफेक्ट होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है समय के साथ वेरी कर रहा होगा, तो उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी भी कॉइल के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होते हैं, यानी कि फ्लक्स चेंज होता है, तो ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, इतना चीज तो हम लोग जानते हैं। तो इसी चीज को अगर हम ऐसे सोचे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फंक्शन टाइम के साथ इंक्रीजिंग ही मान रहे हैं, समय के साथ साथ ये बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें एक ऐसा लूप रखे हों, ठीक है, करंट कैरिंग लूप है, सेमी सर्कुलर ही माने हैं, आर रेडियस का। ठीक है, तो इसमें करंट कैसा बहेगा, बोलो। सो फिर से। जैसे बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई भी एक करंट कॉइल है। ठीक है, कॉइल है, तो इसमें करंट यस सर। जनरेट होगा, क्योंकि हमें यस दिख सर। रहा है कि इस कॉइल के थ्रू जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है, डेल्टा फाई यस सर। होगा, जिसे हम बी इंटू ए लिखते हैं। तो एरिया यहाँ पे फिक्स है, सर तो हम इसे एंटी डीवी बाई डी। क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग फ्लक्स लिखते हैं बी इंटू ए, फ्लक्स लिखते हैं बी इंटू ए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी फाई इजकल टू ए डी बी बाई डी टी प्लस बी डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया को चेंज जो है जीरो मान रहे हैं, तो हम सिर्फ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हैं। तो इस टर्म को अगर हम जीरो बोलते हैं तो ये हमें मिलेगा फ्लक्स। अगर डीबी बाई डी टी इंक्रीजिंग है तो हमें दिख रहा है कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनटू द प्लेन बढ़ रहे हैं, तो उसे रिड्यूस करने के लिए इसमें एक ऐसा करंट जनरेट होगा। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यस देख सर। रहे हैं कि अगर इस चीज को ऐसे देखें तो हमें दिख रहा है कि इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो। वही अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता तो यहाँ पे हम लोग n लगा देते, अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है n रहता तो। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से ईएमएफ बोले तो ईएमएफ जो होता है डी फाई बाई डी टी होता है। तो डी फाई हमें इतना दिख रहा है, डी फाई बाई डी टी हमें क्या मिलेगा, तो ये डी फाई बाई डी टी तो है, सॉरी, यही ईएमएफ होता है। तो यहाँ से एन ए डीबी बाई डी टी मिलता। यस ठीक सर। है, यानी कि इसमें हमें ईएमएफ जनरेट होता हुआ दिख। तो यहाँ पे ये जो ईएमएफ है इस लूप में जनरेट हो रहा है, ये अगर
स्क्वायर लूप होता तो बोलते, या फिर क्यूबिक लूप होता, जो भी लूप होता है ये लूप में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, लूप ईएमएफ। ठीक है, इज कॉल्ड लूप ईएमएफ। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि ये जो है लूप ईएमएफ दिख रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम है। यानी कि अगर हम इसे ऐसा लूप को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इसके छोटे छोटे पोर्शन में ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यानी कि हम इसे इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमारा लूप है, तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि हर छोटे छोटे पोर्शन में हमें ऐसा ईएमएफ दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि छोटा छोटा एलिमेंट ले तो ये हमें डी 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 दिख रहा होगा, और चूंकि सारे सीरीज में है तो सबका सम जो है ई मिल रहा होगा। यानी कि ई क्या है, इंटीग्रल डी है, सारा जो है सीरीज में है। ठीक है, सब किस में है, सीरीज में हमें दिख रहा है, तो हम ई डायरेक्टली लिख सकते हैं, सम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज हम लोग यस। पहले से पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर हम किसी तरीके से फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, एरिया चेंज करके, जैसे भी हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं रोटेट करके, तो हमें दिखता है कि उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ को हम किसी एक पॉइंट पे तो मान नहीं सकते हैं कि हाँ भाई इसी पॉइंट पे वो बैटरी, जैसा हम लोग लिखते थे, तो बैटरी हम किसी एक जगह पे तो लगा नहीं सकते हैं। ये जो बैटरी है हर छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमें दिख रहा होगा, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लूप ईएमएफ। ठीक है, अब दूसरा चीज, एक तो ये हमें समझ में आया कैसा ईएमएफ जनरेट हुआ। सेकेंड चीज, इसी से समझने वाली बात है कि ये अगर हमारा कंडक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर है, इसमें करंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें इस डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आएंगे, अपोजिट टू। यस। ठीक है, ये जो करेंट। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों घूम पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा कंडक्टर के अंदर में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि अगर ये हमारे पास यस सर। कंडक्टर है, इसे हम बैटरी से कनेक्ट करें हैं, तो हम बोलते थे इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो इस जहां भी हमारा कंडक्टर है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आया है। यस सर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड अराउंड, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कंडक्टर के अराउंड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे तो हम स्पेशली कोई क्या बोलते हैं किसी दो पॉइंट के क्रॉस बैटरी तो कनेक्ट किए नहीं है, तो हर छोटे छोटे पोर्शन में हमें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, अब इसी चीज को हम कंडक्टर को हटा के देखते हैं उसी जगह पे। ठीक है, अगर कंडक्टर नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, कंडक्टर की जगह हम कोई भी आर्बिट्री शेप अगर मान ले तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मान सकते हैं। जैसे अगर कोई और मटेरियल होता तो उसमें क्या होता। ठीक है, तो इतना चीज हम लोगों ने समझा कि अगर कोई कंडक्टर रखे हैं वेरी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यानी करंट जनरेट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोले कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल
रीजन में सिलेंड्रिकल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे हमें सिर्फ इसी के लिए पढ़ना है, सिलेंड्रिकल रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि सोलेनोइड से प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमें बोल रहा है कि यहाँ पे एक आर रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन इसी रीजन में सिर्फ है। ठीक है, सिर्फ इसी रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ये फंक्शन ऑफ टाइम टी है और इंक्रीजिंग। हमसे बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ से x दूरी पे एक ऐसा लूप रख दिए, ठीक है, x दूरी पे एक ऐसा लूप रख दिए तो इस लूप पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग मानने हैं तो करंट जो है हमें ऐसा दिखेगा, और जिस डायरेक्शन में करंट दिखेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ये सब ठीक है, क्योंकि अगर हम हर छोटे छोटे पोर्शन को डी ई बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के हर छोटे छोटे में होगा। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंटेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट से ऐसा टेंजेंशियल होगा हर जगह पे। अगर हम देखें ये सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर, ठीक है, इस चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता सकता है कोई? और दूसरा बात कि हम लोगों ने कंडक्टर रखा था तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर के अंदर में मूव करना शुरू हुए। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज किए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लूप से चेंज किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज जो है मूव करना शुरू कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और हमें करंट मिला। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि अगर हम इस लूप को इमेजिनरी मानते हैं तब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इस लूप को अगर हम इमेजिनरी माने तभी हमें क्या दिखेगा कि इस लूप के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, जिस जहां पे अगर हम कोई कंडक्टर रख दे तो उसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के थ्रू बहने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is induced in time varying magnetic field is called induced electric field। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम एक्स दूरी पे लूप बना है तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे, तो मैग्नीट्यूड हम वैसे ही फाइंड करेंगे कि करंट तो हमें पता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और ई बराबर क्या होता है? ए इंटू डी जो होता है भी होता है, तो उसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स या फिर डायरेक्ट ईएमएफ ही लिखते हैं, ये लूप क्या लिख सकते हैं बोलो? पाई बाय टी टी पाई, डी पाई बाय टी टी। ठीक है, फ्लक्स के टर्म में पाई एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी टी। यस यस सर। ठीक है, तो ये आया ई। अब इस
ई से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं? ईएमएफ जो होता है E into 2 pi x यही होता है यस सर। dt। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 π x। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें बताओ? dl जो है ई और dl दोनों क्रॉस प्रोडक्ट अगर करते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा e इंटू 2 π x इजकल टू π x² dv/dt। तो x से एक गया, पाई से पाई चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें x/2 dv/dt। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहीं से जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रिएट करते रहते हैं और इसी वजह से उनके प्रोपोगेशंस के लिए हम बोलते हैं कि मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड x/2 dv/dt आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल टू x है। यानी कि हम सेंटर से जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम बोले कि इस रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका सेंटर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हमें मिलेंगे। ठीक है, जितना इस सर्कल के क्लोज रेडियस लूप के कैसे पास बनाएगा? हाँ उस पे भी आएंगे हम। ठीक है, हम लूप बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज लूप भी बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके आउटर सरफेस के करीब रहेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, सेंटर के पास कम रहेगा, एकदम सेंटर पे 0 रहेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं जो कंजर्वेटिव नेचर का हुआ करता था, ये वो नहीं है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं और ये जो हमारा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उससे बहुत ही हटके है। ये कंजर्वेटिव नेचर का होता नहीं है, यानी कि क्लोज लूप फॉर्म करेगा। इसके लिए पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो सब चीज हम देखेंगे बाद में थोड़ी देर में। इतना बात क्लियर है? यस सर, थोड़ा ऊपर कीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट हो गया? यस यहाँ पे आउटसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की बात कर रहे हैं। द ठीक है, ये जो था वो सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर था। अगर सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर का अगर हम मान, ठीक है, यानी कि हमारा सिलेंड्रिकल रीजन हो गया, आर रेडियस है इसका, कैपिटल आर। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे मानते हैं कि इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो यहाँ पे हम एक ऐसा फिर से लूप मान, ठीक है, ये जो हम मान रहे हैं एक्स दूरी पे। यहाँ पर हम फिर से बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है फंक्शन ऑफ टाइम टी है और इंक्रीजिंग है, तो हमें क्या दिखेगा कि इसमें भी करंट ऐसा बह रहा होगा। ठीक है, तो यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हम इसी से टेंजेंशियल ले सकते हैं करंट से। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यहाँ पे भी दिख रहा होगा, टेंजेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से वैसे ही हम फाइंड करेंगे
तो ईएमएफ अगर हम लूप के लिए बोलते हैं तो क्या लिखेंगे? डी फाई बाई डी टी अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स पाई आर स्क्वायर इंटू बी। यस ठीक है, और इसके लिए लिखेंगे ए डीबी बाई डी टी। तो एरिया क्या कंसिडर करेंगे? सर, जो सिलेंडर का ही है। ठीक है, तो पाई एक्स स्क्वायर या पाई कैपिटल आर स्क्वायर? पाई कैपिटल कैपिटल आर। कैपिटल आर, क्योंकि उतने दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम डी फाई बाई डी टी अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी। फिर से वैसे ही ईएमएफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल, 0 डिग्री है दोनों के बीच में। यहाँ पे 2 पाई एक्स ही आएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिल रहा है वो आर स्क्वायर बाई 2x डीवी बाई डी टी मिल रहा है। यहाँ पे जो x है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें फाइंड करना है तो हम एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं, x/2 dv बाई डी टी और आर स्क्वायर बाई 2x dv बाई डी टी इफ x इज लेस देन r एंड इफ x इज ग्रेटर देन r। ठीक है, इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का कुछ आएगा। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके पास करीब करीब जो रहेगा वहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे, दूर जाएगा तो दूर होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे डेंसर होते हैं वहां पे उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जहाँ रेयर होता है वहां पे मैग्नीट्यूड कम होता है, स्ट्रेंथ कम होता है। क्लियर है इतना? तो ये जो जी चीज सर, है ये एक हम लोग पढ़ सेकेंड। रहे हैं, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं इसे। ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये चीज हमें देखने को नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो। यस सर। सिर्फ टाइम डिपेंडेंट या फिर किसी और डिपेंड करेगा, उस पर भी चेंज करेगा तो मिलेगा हमें को। टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए। मान लेते हैं अगर किसी रीजन का बोले, ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर करंट कैरिंग वायर से देखते हैं तो वायर से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटता बढ़ता है, घटता है। यस सर। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर रीजन को कंसिडर कर ले तो वहां तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। यस सर। जितना जा रहा था उतना ही जाता रहेगा, तो टाइम वेरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। जो हम लोग बचपन से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव। 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 ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो है क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। इट कैन फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, एक क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड थे। कंजर्वेटिव था तो हम लोग बोलते थे क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि एक राउंड में वर्क डन जीरो नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव के केस में होना चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। इसके लिए बोला जाता है कि सिंस कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है कि ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? वर्क डन इन लूप क्या होगा?
नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक यस है, सर। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम इस फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं क्या? हम्म, यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल अगर हम लिखे फॉर अ क्लोज लूप तो हमें क्या मिलेगा? ये नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। यस सर। मिलेगा ना? यानी कि ये हमें, जैसे कि वर्क डन है तो वर्क डन हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो क्यू तो क्यू है, यहाँ पे वर्क डन नॉट जीरो है तो डेल्टा वी भी क्या होगा? नॉट जीरो होगा। नॉन जीरो। यानी कि ये चीज हमें मिल रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि फॉर टाइम वेरिंग, फिर फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे ही लिखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल। ठीक है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। और पहले से ही हम लोग जानते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब डिफाइन करना है तो सिर्फ किस फील्ड के लिए डिफाइंड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। ठीक है, तो नॉन यस। कंजर्वेटिव अगर फील्ड रहेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा, तो इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ सिचुएशन दे दे कि अगर हम बोले कि इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम पुट कर दिए हैं तो उस कंडक्टर के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और वो ऐसा क्यों होगा? तो इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से, जो चीज अब तक हम लोग करते आए हैं कि ईएमएफ जनरेट हो रहा था कंडक्टर के अंदर में, तो क्यों हो रहा है? तो जैसे ही अगर हम इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तरफ आके इकट्ठे होंगे, एक तरफ उसके वजह उसके हटने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस वजह से उसमें क्या होता है कि एक अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट होता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो उस स्टेट में ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बराबर होंगे और वहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दिख रहा है। हम इसमें एक यहाँ पे कंडक्टर रख दिए। ठीक है, लेट से कि हमने यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया ए। ठीक है, या फिर पार्शियल ही रख। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई ए बी कंडक्टर रख दिया। ए बी क्या है? यहाँ पे कंडक्टर है हमारा। इस रीजन में जो है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? जो कि फंक्शन ऑफ टाइम टी है। हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी मान सकते हैं, हम मान रहे हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से ये जो दूरी है ये कैपिटल आर है, और यहाँ से जो है एक्स दूरी पे एल लेंथ का हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, यस सर। इसको ये मान लेते हैं ऐसा रखा हुआ है। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट अगर लें, चलो ऐसा हम एक ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट पे ऐसा इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस दिख रहा होगा इस छोटे से पोर्शन पे। ये जो पोर्शन है हम मान लेते हैं यहाँ से एक दूरी पे जाके
dx एलिमेंट लिए हैं। इस dx एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ए इंड्यूस्ड। ए इंड्यूस का वैल्यू, अंदर की बात हो रहा है तो क्या लिखेंगे, x, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डीवी बाई डी टी, यही लिखेंगे। दिख रहा है, बोलो। अंदर Yes, में था तो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यस था, सर। एक्स बाई टू डीवी बाई डी टी। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना दिख रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह यानी कि यहाँ से जो दूरी है, यहाँ पे अगर हम एक सर्कुलर लूप बनाते तो उसका रेडियस हमें यही दिखता। तो इसलिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इस छोटे से अगर हम डीएक्स एलिमेंट में बोल रहे हैं कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, डी बोल दो। तो इसका दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो हमें दिख रहा है कि इस ए बी के लॉन्ग होगा, अगर ये एंगल थीटा बोलते हैं, यानी कि हमें ये एंगल भी थीटा नजर आ रहा है। तो हमें एक दिख रहा है कि डी इंड्यूस्ड अलोंग ए बी के अलोंग ए टू बी हमें दिख रहा है कि डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डीबी बाई डी टी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस छोटे से पोर्शन पे अगर हमें दिख रहा है कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ए टू बी डायरेक्शन में लगता हुआ दिख रहा है, तो अगर हमसे कहा जाए कि इस छोटे से रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा, तो हमें एक कंडक्टर दिख रहा है यहाँ पे ऐसा dx लेंथ का, इस पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आके इस साइड पे इकट्ठा हो जाएंगे और प्रोटॉन्स, यानी कि उसकी वजह से जो वैकेंसी होगा वो इधर पॉजिटिव चार्ज देगा, और हमें दिखेगा कि जो चार्ज की वजह से है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन एसटीडी स्टेट यानी कि जब किसी इलेक्ट्रॉन पे दोनों फोर्सेस बराबर हो गए हो, उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो होगा वो ए इंड्यूस्ड कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा, यानी कि एबी के डायरेक्शन वाला होगा। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डीबी बाई डी टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिगर से कॉस ऑफ थीटा देखे तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल जा रहा है आर बाई टू डीवी बाई डी टी, ठीक है। अगर यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये चीज आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट कंडक्टर, ठीक है। जो कंडक्टर हमने अंदर रखा है उसमें अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर है, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से आया था, चार्ज सोर्स की वजह से आया है, ठीक है। तो फिर ये फिर जो से चीज है, बताइए ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करा है ये किसकी वजह से आया है, ड्यू टू चार्ज आया, चार्जेस टू। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा पुराना वाला जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसकी बात कर रहे हैं हम, यस सर। ठीक है। यानी कि ये क्या था, कंजर्वेटिव नेचर का था, कंजर्वेटिव था, तो इसके लिए पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब उस छोटे से dx एलिमेंट में हमने देखा कि ये जो है r बाई टू डीवी बाई डी टी आ रहा है, यानी कि x पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो ए बी के लॉन्ग यही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लग रहा होगा, ठीक है, यस r सर। वाले लाइन पे है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर ये हमारा रॉड था, ये एंड ए था, ये बी था,
ये एल लेंथ था, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ई इंड्यूस्ड भले ही इधर की तरफ था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ आया, यानी कि हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल जो है बी हायर है, पोटेंशियल ए लोअर है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू एल, यानी कि वी ए माइनस वी बी हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, आर बाई टू डी वी बाई डी टी इंटू एल। ठीक है, इतना बात क्लियर है। सो वो ई का ई इंड्यूस का डायरेक्शन ए टू बी था ना, कंपोनेंट जो लिए थे हम लोग, ए इंड्यूस्ड कॉस ऑफ थीटा, ए इंड्यूस्ड, यहाँ पे अगर हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे तो उसके टेंजेंट के लॉन्ग रहेगा, तो यस सर इसलिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लिया। इसका दो यस कंपोनेंट यस लिए, एक तो ए बी की तरफ और एक ए बी से परपेंडिकुलर। तो ए बी की तरफ होगा, नहीं छोटा सा अगर हम कंडक्टर लिए हैं, तो ए बी की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसी की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, क्योंकि हम यस सर ए बी एक थिकनेस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? नो सर यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है, और ये नेचर में नॉन कंजर्वेटिव होता है, यानी कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लोज लूप में वर्कडन जीरो नहीं होगा, इतना बात ध्यान रहेगा। यस सर ठीक है, तो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद एडी करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सर्कुलर ही है, कंसेंट्रिक दो सर्कल्स दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर रखा है 4 प्लस 2.5 टी। ठीक है, इस दो एंड पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है जो कि वेरिंग मैग्नीट्यूड का है। ये स्मॉल रेडियस आर है, कैपिटल रेडियस आर। आर का वैल्यू 0.2 मीटर है एंड कैपिटल आर का 2 मीटर है। रो ऑफ वायर जो है, ये दोनों लूप है, रो ऑफ बोथ सर्कुलर loop is equal to 10 raised to power minus 4 ohm per meter. Find current in a smaller loop. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर एक बार फिर से repeat कर दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, एक बाहर जो है ये भी लूप है, ठीक है, इसके अक्रॉस में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, लेट से जैसे कि बैटरी है, इससे बैटरी लग गया है इस दो एंड के बीच में, ये जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। भी जो है इतना है 4 प्लस 2.5 टी। अब गुड आफ्टरनून, ये सर्विस कॉलेज से कारची रहते, मैं पार्श्व उपाध्याय बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात कुंदन कुमार? ठीक है, v इज इक्वल टू 4 प्लस 2.5 टी, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ से r और r है, ये अंदर वाला भी लूप है। बाहर में अगर हम देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका रेजिस्टेंस है ही, तो इसमें करंट बह रहा होगा। ठीक है, उसकी वजह से हमसे पूछ रहा है कि अंदर वाले में कितना करंट होगा वो बताएं। क्लियर है?
Yes, sir. हो गया? सर ये कैलकुलेशन मत करो, जो एक्सप्रेशन आएगा वही बताओ, कैलकुलेशन बाद में करते रहना। so हम्म so 2.5 mu naught by 16 pi into 10 to the power minus 9. कैलकुलेट करके तो 1.25 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक सर फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। ठीक है, सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे, तो आई यहाँ पे क्या होगा, वी बाई उसका रेडियस, रेडियस बोल रहे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर लेंथ है इंटू रो, क्योंकि रो इंटू लेंथ, क्योंकि ये जो रो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ओम पर मीटर, यानी कि ये जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, रेजिस्टिविटी होता तो ओम मीटर होता। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो बी इजकल टू म्यू नॉट वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर रो है, तो भाई इतना होगा। यहाँ पे म्यू नॉट आर 4r² रो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ क्या लिख सकते हैं, d फाई बाई dt। क्या आएगा, तो म्यू नॉट r² बाई 4r² रो इंटू dv बाई dt, यही मिलेगा।
यस ठीक सर। है। अब करंट हमसे पूछ रहा है सेकंड वाले लूप में, यानी कि लूप 2, यानी कि स्मॉलर लूप की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या मिल जाएगा वो तो ई बाई उसका रेजिस्टेंस, यानी कि 2 आर पाई आर इंटू रो। रो। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक आर कट जाएगा, म्यू नॉट आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं 8 पाई हो जाएगा, 8, 4 into 2 8 पाई आर स्क्वायर रो रो स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। क्लियर है? इसे सॉल्व करेंगे तो 1.25 एम्पियर है। तो ऊपर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लेके तो उससे नहीं बनेगा। कौन सा? तो ऊपर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लेके तो वहां पे हम लोग क्या लिखे थे, एक छोटे से एलिमेंट पे ना लिखे थे, पूरे लूप के लिए थोड़े आएगा वो। तो उसमें हाँ, हम लोग एल का जो टर्म आया था उससे जगह पाई स्मॉल आर डाल देंगे। तुझसे आ रहा है। जैसे कि वहां पे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लिए थे, अगर लूप मानेंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेना पड़ेगा, जहां तक हमें लग रहा तो यही एक क्वेश्चन आ रहा है उससे भी। है। यार है, आ रहा है तो अच्छा बात है। क्या लिखते हैं, डीबी बाई डी टी, तो देख लेते हैं। डीबी बाई डी टी अगर लिखते तो यही आता, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू डीवी बाई डी टी। ठीक है, और 1/RL, तो ईएमएफ लिखते तो 1/2 इंटू आर तो आर ही रहता, एल को 2 पाई आर रखते हैं। कहाँ आ रहा है, एल को कैसे लिखोगे फिर? एल ऊपर लिखेंगे तो 2 पाई आर ऊपर रखेंगे तो कट जा रहा है, इतना कहाँ आ रहा है? ठीक है, उससे भी हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। क्या कटे जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे डीवी बाई डी टी अब पुट करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू डीवी बाई डी टी होगा ना। 2 पाई से तो यहाँ 2 आ रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे का क्या है, अच्छा 4 r स्क्वायर, ठीक है, हम इससे कंपेयर कर रहे थे। म्यू नॉट आर बाई 4 r स्क्वायर रो डीवी बाई डी टी। ठीक है, इससे भी आ ही रहा है। मेथड 2 याद रखो, और क्या। ठीक है, तो इसमें क्या किए? ये जो फॉर्मूला हम लोग अभी निकाले थे ये वाला, इसी में पुट कर दिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स का, अच्छा वी भी माइनस किए हैं। जो डेल्टा वी लिखे हैं ये क्या लिखे हैं हम लोग, 1/2 RL dV बाई डी टी है ना। यस सर। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर लिए हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो डीवी बाई डी टी निकाल लिए, 1/r, टोटल लेंथ कितना है तो 2 पाई आर, रख के सॉल्व कर लिए। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, तो इसको सॉल्व कर रहे तो 5/8 आ रहा है। किसको? सॉल्व कर रहे तो 5/8 आ रहा है। 5/8,
यस सर। अब पता नहीं, कैलकुलेशन तो हम भी किए नहीं है, इसमें दे रखा है तो इतना ही दिया है और इक्वेशन यही आ रहा है। कह रहा है म्यू नॉट आर बाई 8 पाई r² रो स्क्वायर, यही तो आ रहा है। dv/dt 2.5 आ जाएगा। यस सर। समझ तो दिया है। तो स्मॉल आर और अच्छा कैपिटल आर क्या बन गया ये? ठीक है, स्मॉल आर यहाँ 0.1, डायमीटर 0.2 है। ठीक है, और यस उसका सर। डायमीटर 2 है, तो भी तो सेम ही चीज है, 2 तो ऊपर नीचे कर के जाना था। नहीं सर, ठीक है नीचे ये, आर स्क्वायर है, हाँ ऊपर बस ये स्मॉल आर है। डायमीटर दे रखा है। ठीक है, यानी कि स्मॉल आर 0.1 दे रखा है, कैपिटल आर 1 दिया, डायमीटर 0.1 और ये दिया है। ठीक है, हमें बोल रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, एन जो है एज यूजुअल क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेडियस और करंट जो है आई, आई करंट उसमें से पास हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम ऊपर से व्यू बना रहे हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी करंट की वजह से है, तो इनटू द प्लेन है। ठीक है, इसका रेडियस तो आर है ही। यहाँ से 2r दूरी पे एक ऐसा लूप है, और यहाँ पे एक चार्ज है बोल रहा है, प्लस क्यू चार्ज है, मास m है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। यस सर। अब बोल रहा है कि if the current in the solenoid is suddenly switched off, find velocity with which attained by the charge। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें करंट आई बह रहा था, उसे हम स्विच ऑफ कर दिए, तो चार्ज जो है कितना वेलोसिटी अटेंड करेगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये पोर्शन जो है सोलेनोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, अभी ये जो चार्ज है रेस्ट पे रखा हुआ है, जैसे ही स्विच ऑफ करें तो क्या, कौन सा स्पीड ये अटेन करेगा वो बताना है।
आ गया सर म्यू नॉट QRNI/4M। म्यू नॉट QRNI/4M। ठीक है, देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो क्या देखेंगे कि इनिशियल अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इतने दूरी पे क्या होगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नॉट म्यू एन आई। नॉट एन आई। ठीक है, और फाइनल 0। जीरो। जीरो। कितने देर में मान लेते हैं कि डेल्टी टाइम में जो है dt टाइम में इतने ही टाइम में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पोजीशन पे देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लग रहा होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, r²/2x dv/dt यही था। ठीक है, तो r²/2 इंटू एक्स का वैल्यू 2r है, dv/dt यानी कि हम लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई जो स्मॉल टाइम t है, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये r/4 म्यू नॉट एन आई बाई डी टी, या फिर टाइम t जो भी रखता। ठीक है, अब यहाँ से हम फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स क्या लगेगा, Q तो इंटू ई। आंसर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। देख लेते हैं, बस आ ही गया है। फोर्स क्या है, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई क्यू आर बाई 4 dt। 4 ठीक है, ये चीज आएगा। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी यहाँ से कैसे निकालोगे बोलो, डेल टाइम टी मल्टीप्लाई कर v=AD। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि फोर्स क्या होता है, dp/dt होता है, यस चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। इनिशियली रेस्ट में था ही तो हम इसे लिख सकते हैं mv/dt होगा, होगा ना, यस। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सब जगह, तो यहाँ dt यस सर। कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू दिख रहा है म्यू नॉट एन आई क्यू आर बाई 4m। यस सर। हो गया। यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडी करंट, कि एडी करंट क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई भी कंडक्टर रखते हैं, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो, यानी कि समय के साथ साथ चेंज हो रहा हो, अगर हम इसमें किसी कंडक्टर को रखते हैं तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करेंगे। ठीक यस है, सर। ऐसा हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ऐसा मूव करेगा, और ऐसा क्यों मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेयरिंग, अगर बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है और उस वजह से ऐसा होगा। मान लेते हैं कि हम इस लूप को हटाकर हम यहाँ पे एक कंडक्टिंग सीट रख दें। ठीक है, ये क्या रख दिए हम, कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट है। ठीक है, इस कंडक्टिंग सीट में हमें क्या दिखेगा कि ऐसा कोई सा भी सोर्स है जहां से कोई पॉइंट होगा वहां से हमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेयरिंग दिख रहा होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा, बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई सा भी अगर हम पार्टिकुलर एरिया को कंसीडर करें, जैसे कि हम सिलेंड्रिकल पढ़े थे तो सिलेंड्रिकल को लें, तो ऐसा हमारा दिख रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें वेरी कर रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा होगा।
मान लेते हैं कि हम एक ऐसा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ उस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये कंडक्टिंग सीट है, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ होंगे इसके अराउंड में ऐसा चक्कर लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड उसे मिलेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग वो मूव करना शुरू होंगे। ऐसा होगा, यानी कि हम यहाँ पे कंडक्टिंग सीट है तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें दिखेगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करने लगे। अगर ये मूव करने लगे तो ये करंट प्रोड्यूस करेंगे क्या? ठीक है, बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन यस सर। सर्कल में घूम रहे हैं, मान लेते हैं राउंड राउंड चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके चक्कर से हमें क्या लगेगा कि एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि दिस विल प्रोड्यूस अ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये इंड्यूस करंट अगर हम ध्यान से देखें तो जो सीट है हमारा उसके अंदर में बात हो रहा है। ठीक है, ये जो इंड्यूस करंट है ये किसके अंदर है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऐसा सीट है, तो सीट के अगर हम किसी भी कोई सा भी एक पॉइंट ले तो हो सकता है वहां पे ऐसा इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हो, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हो, यानी कहाँ लगा रहे हो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जनरेट हो रहा है तो उसके अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाना शुरू कर दे रहे हैं, और कर रहे हैं तो वहां पे हमें दिखेगा कि एक करंट है, और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट, या फिर इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं फौकल्ट्स करंट। करंट, ठीक है, तो इसका नाम है फौकल्ट्स करंट या फिर रेडियस, साइंटिस्ट के ऊपर नाम है। सिम सिंपल टर्म में हम इसे एडी करंट याद रख सकते हैं कि एडी करंट। एडी करंट क्या है? तो अगर कोई भी मेटल सीट जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, यानी कि बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें रखा हो, या फिर उसमें हम अंदर ले जा रहे हो बाहर ले जा रहे हो, उसे हम मूव कर रहे हो, कोई सा भी चीज करें, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर है तो हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसके चक्कर में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा तो राउंड राउंड घूमना शुरू करेगा। वहां से हमें दिखेगा कि इसमें एक करंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसी करंट को हम लोग बोलते हैं कि ये एडी करंट। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, और हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है लेट से, ठीक है, इसमें से अगर हम किसी एक लूप कंडक्टर को, कंडक्टिंग लूप है, ये लूप है, इसे अगर हम बाहर खींच रहे हो भी स्पीड से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें क्या दिखेगा कि इसमें करंट बहेगा। यस सर। इसमें हमें दिखेगा कि एक क्लॉकवाइज। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऐसा एक करंट आएगा। और इस वाले अगर हम रॉड पे ध्यान से देखें तो आई क्रॉस बी से इधर की तरफ हमें एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, BIL। ठीक है, यस सर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फैराडे लॉ से कि अगर हम इसे बाहर खींचना चाहते हैं तो ये जो फोर्स है उसे अपोज कर रहा है, यानी कि दिस फोर्स अपोजेस द मोशन। ठीक है, लेंज लॉ से हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहां भी क्या कहते हैं कि इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो फोर्स इसमें जनरेट हुआ वो इस मोशन को अपोज कर रहा है, यानी कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा कि जिस भी रीजन से है उस रीजन को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो इस लूप को बाहर खींच रहे हैं, तो हमें ये जो दिख रहा है कि एक फोर्स लग रहा है और ये इसे अंदर की तरफ खींच रहा है।
तो वैसे ही एडी करंट में भी क्या होता है कि जो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा प्रोड्यूस होता है कि जो भी इफेक्ट होता है उसे अपोज करे। जैसे कि अगर हम मान लेते इसे मूव करते तो इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होता वो इस मोशन को अपोज कर रहा होता, या फिर बोलते कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होता कि इस इंक्रीजिंग फील्ड को डिक्रीज करना चाहता, यानी कि कहीं भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है अपोज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर कोई भी कंडक्टर है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये अपोज कर रहा है मोशन को, ठीक है, अगर मोशन हो रहा है तो इसी कंसेप्ट को जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स मैग्नेटिक ब्रेक्स जो हम लोग बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन्स में यूज होता है, ट्रेन्स में, तो वहां पे इसी इफेक्ट को यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि एडी करंट हम लोग जनरेट करते हैं तो उससे जो है अपोजिंग फोर्स उस पे लगता है और उस वजह से वो रुक जाता है, तो ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स में ये यूज होता है। दूसरा चीज कि हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा है उसके पास रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टर है तो कुछ ना रेजिस्टेंस होगा ही, और ऐसे अगर आप अंदर में ही गोल गोल घूम रहा है तो स्वेलिंग के वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस हीट प्रोड्यूस होने से इसे हम लोग इंडक्शन फर्नेस की तरह यूज करते हैं, ठीक है, आजकल इंडक्शन बहुत यूज हो रहा है, इंडक्शन जो चूल्हा आता है तो उसमें भी इसी का रोल होता है कि अगर वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करते हैं तो जो कंडक्टर है उसमें एडी करंट जनरेट हो रहा है, उस एडी करंट की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग इसे ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स में यूज करते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक बोलते हैं कि ब्रेक्स यूज होता है वहां पे। दूसरा चीज जो इंडक्शन चूल्हा जो आजकल आ रहा है, इंडक्शन कुक टॉप क्या बोलते हैं, तो या फिर इंडक्शन फर्नेस हायर लेवल पे अगर जाएंगे मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल पे तो वहाँ पे इंडक्शन फर्नेस यूज होता है बड़े बड़े से, तो इसी चीज पे बेस्ड होता है, एडी करेंट का कंसेप्ट को यूज कर रहा होता है। क्लियर है? यस सर। एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसे एक बार पढ़ लेना है। फर्स्ट, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन्स इंडक्शन फर्नेस इन सब में यूज होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहला देखते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। एडी करंट्स पे न्यूमेरिकल्स नहीं आता। हाँ, सर एडी करंट पे न्यूमेरिकल्स नहीं आता। नहीं सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, क्या होता है कहाँ यूज होता है बस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें बताया रहे, थोड़ा बहुत टीवी दिया हुआ है कि कहीं कहीं पे हम लोग एडी करंट को कम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, तो उसे एक बार पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर्स में ये देखे होगे कि जो हम लोग प्लेट्स यूज करते हैं तो पूरा ऐसा कटा हुआ बीच बीच में रहता है, बहुत जगह देखे होगे जहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, ऐसा कहीं प्लेट्स देखे हो? यस सर। ट्रांसफार्मर में भी जो वायर लिपटा हुआ रहता है, ठीक है, तो वहां पे ये जो हम लोग ये मतलब कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये खाली स्थान है, यानी कि हम यहाँ पे एरिया को कम कर रहे हैं, एरिया को कम इसलिए किए हैं क्योंकि जो हमारा एडी करंट जनरेट हो कम हो, तो कम करने के लिए हम लोग इस तरीके का काट के फिर कंडक्टर्स को यूज करते हैं कहीं अगर इस जगह पे यूज करना हो तो। ठीक है, उससे क्वेश्चन बस थ्योरेटिकल ही रहता है, मोस्टली बोर्ड में ही पूछे जाते हैं।
सब परमानेंट नेक्स्ट है मैग्नेट हो हमारा, गया। हाँ क्या, परमानेंट मैग्नेट। तो जो मैग्नेट के बारे में पढ़े थे वो परमानेंट मैग्नेट ही था ना, जिसमें हाँ डाइपोल वाइपोल के बारे में बात किए थे, रिलेट किए थे हम लोग पहले से, प्लस एम माइनस एम मान के किए थे ना। यस सर। ठीक है, तो उसमें भी थ्योरेटिकल है, चैप्टर 5 में दे रखा है, उसे पढ़ लेना है, और हम लोग जो पढ़े थे उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल उसका। न्यूमेरिकल क्या है, वो डाइपोल बनता है। बार मैग्नेट के लिए हमें पढ़ना है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसे हम क्या मान लेंगे, प्लस एम माइनस एम, ये दूरी एल। उसके बाद डाइपोल का पूरा कहानी, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे यस ना। सर। यस सर। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम बात करते हैं तो अभी पढ़ ही रहे हैं इंडक्टेंस के बारे में, इंडक्शन के बारे में, इंड्यूस करंट क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ क्या हुआ। अब सेल्फ इंडक्टेंस से क्या समझ में आता है, नाम से क्या समझ आ रहा है, क्या होना चाहिए। खुद से खुद का इंडक्शन। खुद से खुद में इंडक्शन, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक है, ऐसा स्विच है, मान लेते हैं कि अदर भी फंक्शंस हैं आगे, ऐसा है। अगर हम इसे क्लोज करेंगे, मान लेते हैं इसमें से करंट आई जा रहा है, तो इस करंट आई की वजह से इसके पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यस। उसका डायरेक्शन क्या होगा बता सकते हो, ऐसा राउंड राउंड। यस। ठीक है, ऐसा हमें जनरेट होता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस रीजन में हमें दिखेगा कि इनटू द प्लेन जा रहा है, और इस वाले रीजन में हमें दिखेगा कि आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ऐसा ही होगा। ठीक, मान लेते यस हैं कि सर। ये जो वायर था ऐसा था, जाके ऐसा मुड़ गया, ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, इसका मतलब सबको पता है, यस सर। ऊपर ऊपर गया है, ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, अब इस केस में अगर हम स्विच बंद किए तो ये करंट ऐसा आ ही जाएगा, इसमें करंट ऐसा मूव करेगा। ठीक है, अब यस इसमें सर। अगर ध्यान से देखें तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ ऐसा है, और ऊपर की तरफ ऐसा डॉटेड दिखेगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो लूप एक बन गया है, यानी कि इसी वायर का एक लूप बन गया है, तो इस लूप में करंट तो ऐसा बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट क्लोज किए होंगे तो ये फ्लक्स चेंज होगा, या फिर वेरिंग करंट हो तो फ्लक्स चेंज होगा इस लूप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी कि जस्ट अगर क्लोज करे हैं तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज हुआ है। बाहर की तरफ इंक्रीज हुआ है तो हमें क्या दिखेगा कि इसमें ऐसा ईएमएफ डेवलप होगा कि इसके कारण करंट जो है ऐसा प्रोड्यूस हो, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये जो है इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हम दे रखे हैं, तो हमें क्या दिखा यहाँ पे कि एक वायर था, उसी में करंट बह रहा था, और अगर लूप बन गया है तो उसी में वेरिएशन की वजह से हमें ईएमएफ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि सेम चीज में अपोजिशन जनरेट होता हुआ दिख रहा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इसे हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर और कॉइल by which
it opposes change in current in itself. ठीक है, खुद में चेंज होने की वजह से खुद को अपोज कर रहा है, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ऊपर तो हमें क्या दिख रहा है कि जो फ्लक्स है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट दिख रहा है। ठीक है, करंट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा घटेगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो हम सेल्फ इंडक्टेंस में ये है कि जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। यहाँ पे करंट अगर बढ़ रहा है तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, घट रहा है तब भी, क्योंकि उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है घट रहा है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। करंट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स थ्रू द लूप बढ़ रहा है, करंट अगर घटा रहे हैं तो फ्लक्स थ्रू द लूप घट रहा है। तो प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फाई इजकल टू एल इंटू आई। एल जो है यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या है, एल जो है हमारा कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो यहाँ से अगर हमें ईएमएफ कहा जाए तो ईएमएफ जो होता है डी फाई बाई डी टी होता है। तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं एल डी आई बाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर इनका वैल्यू क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन पे, आगे चल के देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन से देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे V इजकल टू आई था तो R कांस्टेंट आया था, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कहेंगे, अलग अलग। तो वैसे ही यहाँ पे L जो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहला रहा है। ये जो है प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का बना हुआ है, कितना क्या डायमेंशन है, उन सब चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। तो फाई इजकल टू एल आई तो इजकल टू डी फाई बाई डी टी, यानी कि हम बोल सकते हैं एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर लेंज लॉ लगाएं तो डी आई अगर इंक्रीजिंग हो तो ईएमएफ उसे घटाने का कोशिश करेगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं यूजिंग लेंज लॉ हम लोग ईएमएफ को लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। ठीक है, अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ जो है उस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करना चाहेगा, और अगर डी आई बाई डी टी निगेटिव होगा तो ये ईएमएफ पॉजिटिव आएगा यानी कि उसे बढ़ाने का कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे एल का अगर हम बोले कि एल का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एल, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे एल जो दिख रहा है ईएमएफ बाई डी आई बाई डी टी हम लोग बोल सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, इस चीज को हम लोग और बोलते हैं हेनरी, जिसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका यूनिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेनरी। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसका यूनिट जो आ रहा है वो आ रहा है हेनरी। ठीक है, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ईएमएफ इजकल टू होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एल जो है डिफरेंट डिफरेंट जैसा सिचुएशन दिया होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसे समझना चाहें तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि एक लूप था तो उसमें एक लूप में अपोजिशन मिला, अगर वैसे ही बहुत सारे लूप बना दिए जाएं तो क्या बहुत अपोजिशन मिलेगा? हम्म,
यस सर। जैसे कहने का मतलब ये है कि लूप ऐसा होते जाए। ऐसा अगर हम मान लेते हैं बढ़ता जाए, तो हर लूप में थोड़ा थोड़ा अपोजिशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाएंगे तो अपोजिशन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो फ्लक्स है, किसी भी अगर लूप की वजह से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू एल आई होगा। यानी फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और एल जो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि उसी में करंट बहने की वजह से उसमें चेंज इन फ्लक्स है, उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से हमें ईएमएफ जनरेट दिख रहा है। ये जो ईएमएफ है, ये इंक्रीजिंग करंट होगा अगर लूप में तो उसे घटाएगा, अगर डिक्रीजिंग करंट होगा तो उसे बढ़ाने का कोशिश कर रहा होगा। इतना बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है, उसकी वजह से। तो अगर हम सोलेनॉइड जानते हैं कि ऐसा कुछ शेप का होता है, ऐसा होता है। मान लेते हैं इसमें से अगर करंट ऐसा बह रहा है इसमें, तो करंट बह रहा है तो आई, अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे तो हमें दिख रहा है कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसका तो कुछ एरिया भी होगा, उस एरिया के थ्रू हमें फ्लक्स भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो फाई इजकल टू यहाँ पे हमें एल आई मिलेगा। ठीक है। तो अब ये एल का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, तो वही चीज हमें पता करना है। तो बाकी जो चीजें हैं, यानी कि हम वही यूज करेंगे, जैसे कि कैपिटल एन क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। अगर ये एल लेंथ का है तो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो वो सब चीजें हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अंदर में, म्यू नॉट मिनट एन आई। आई। ठीक है, यही लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट एन आई। तो फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग, अगर इसका एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, एरिया को ए रखते हैं, तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये लिखेंगे। अगर फ्लक्स ये चीज लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बोलो, ईएमएफ क्या मिलेगा, म्यू So नॉट mu naught एन ए N इनटू A डी आई di बाई by dt. डी। ये जो है फ्लक्स फॉर वन लूप। टोटल नंबर ऑफ लूप कितना दिख रहा है, कैपिटल एन, तो फ्लक्स टोटल क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए इंटू कैपिटल एन होगा। अब यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट स्मॉल एन को कैपिटल एन के टर्म में लिखे तो एन स्क्वायर बाई एल आई ए, ये लिख सकते हैं। या फिर स्मॉल एन की टर्म में लिखे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर कंपेयर करें तो एल जो वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, अच्छा नीचे एल था सॉरी, इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, ये जो है हमारा सोलेनॉइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है। कैपिटल एन के टर्म में लिख रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, स्मॉल एन के टर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ईएमएफ लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी, तो हम लोग लिख सकते हैं एल
di/dt। L का वैल्यू हमें पता है, di/dt जो है फंक्शन ऑफ टाइम देगा, बढ़ता हुआ घटता हुआ, जीरो कांस्टेंट जो भी रहे उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे म्यूनो L जो है किस किस चीज पे डिपेंड हो रहा है दिख रहा है, AL डायमेंशन एंड नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में बात होगा उस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी हमें दे देगा कि ये सोलेनॉइड है, गिवन है, उसे हम कट कर लिए आधा 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 कर दिए, तो आधा आधा किए तो हमें क्या मिला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहा, कैपिटल N बदल गया। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आधा आधा जब कट किए होंगे तो ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट होंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। एंड solenoid when solenoid is used in circuits, it is called इंडक्टर। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, कैपेसिटेंस पढ़े थे, वैसे ही एक इंडक्टर भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, डिवाइस हुआ। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ठीक है, सर्किट में अगर लिखना हो तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका L इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। जैसे रेजिस्टेंस का हम लोग R लिखते थे, कैपेसिटेंस रहता था तो C लिखते थे, वैसे ही इंडक्टर रहेगा, इस तरीके का लिखा रहेगा कि इसका इंडक्टेंस जो है L है। ठीक है, L का वैल्यू क्या है, तो म्यू नॉट N² A/L। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इंडक्टर को सर्किट में अगर हम लोग यूज करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, कैसा बिहेवियर शो करेगा, उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ग्रोथ ऑफ करंट कैसा होगा, यानी करंट बढ़ेगा तो तुरंत बढ़ेगा, टाइम लेगा, तो कैसे क्या आएगा, रो हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसके बाद LC ऑसिलेशन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बस थोड़ा ही बहुत है, यानी कि 1 से 1.5 लेक्चर में अब खत्म हो जाएगा हम लोग। ठीक है, सर LCR सर्किट, LCR सर्किट AC में आएगा, सर इसमें कौन AC सा करंट, आएगा? इसमें RL सर्किट आएगा और LC ऑसिलेशन आएगा बस। ठीक है, AC जब पढ़ेंगे तो उसमें LR, फिर से पढ़ेंगे RC, LRC। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर सर ये मैग्नेट ए, वाला में और कितना लेक्चर्स लगेगा? 2 लेक्चर इधर, फिर AC में 3 लेक्चर और EMW 1 लेक्चर, 3 2 5 1 6 लेक्चर में इधर पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा? हाँ, ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स या सेमीकंडक्टर, कौन सा पहले पढ़ना चाहोगे? तो सेमीकंडक्टर। ठीक है, पहले सेमीकंडक्टर ही पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर बीच में से 1-2 दिन गैप दे दीजिएगा, वो लगातार क्लास है तो बैकलॉग पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स ये एरिट वालों को भी साथ में ही कराना है, तो उन लोग में तभी बहुत पीछे, करंट ही अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, फिर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।